सो हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं किस पॉइंट को। आज हम कवर करेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को। ओके, इसके पूरे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कवर करने वाले मीनिंग क्या है इसमें, या फिर एक तो ये क्यों कैसा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो। आई होप सो तुमने पहले की वीडियोस देख रखी होंगी और तुम्हें हेल्पफुल लग रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, आज हम क्या कवर करने वाले हैं। वी विल कवर प्रोडक्ट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके मीनिंग को कवर करेंगे, फिर रोल को कवर करेंगे, फिर कंपोनेंट्स, चैनल्स, ये सब चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये सब। ओके, उसके बाद फिर हम लोग वी विल बी लेफ्ट विद प्रमोशन ओनली। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग प्लेस मिक्स भी कहते हैं। ओके, एक बार रिवाइज कर लो। 4P होता है ना। 4P में से हमने पहले वाले को कंप्लीट कर लिया, जो था अपना प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट को हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, फिर आता है अपना प्राइस। प्राइस को हमने लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग कवर करेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को, जिसको हम लोग प्लेस मिक्स भी कहते हैं। प्लेस मिक्स। ओके, याद रखना। और एक और लास्ट वाला है, वो है प्रमोशन मिक्स, जो कि हम लोग आगे की वीडियोस में देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एंड आज का कोड क्या होगा? चलो ठीक है। ईदर यू इंक्रीज योर एफर्ट्स, या तो तुम अपने एफर्ट्स को इंक्रीज करो या फिर अपने डिजायर्स को डिक्रीज करो। तुम दोनों में से कोई एक चीज कर सकते हो। एंड जितना मुझे लग रहा है, तुम एफर्ट्स बहुत ज्यादा डाल रहे हो। एंड एवरीथिंग विल बी वर्थ इट। याद रखना, ठीक है। तुम जो भी कर रहे हो बहुत ज़्यादा ही अच्छा कर रहे हो। यू गाइस आर अमेजिंग। इतने लंबे लंबे लेक्चर, वो भी बीएससी जैसी चीज़ों के, नहीं देखता कोई। ठीक है, यू गाइस, तुम लोग देख रहे हो एंड इट्स रियली गुड। ये तुम्हें हेल्पफुल करेगा। तुम्हारी टाइम की वैल्यू करता हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस प्यारा सा टॉपिक, जिसको हम लोग कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्लेस मिक्स। लोड होने दो। द फोर्थ इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो अपना फोर्थ इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, फोर्थ। चलो ठीक है, हमने ठीक है, प्रमोशन को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बट ये थर्ड या फिर फोर्थ, जो भी सीक्वेंस सीक्वेंस छोड़ो तुमने। ये देखो, ये याद कर सकते हो। पता नहीं, क्वेश्चन कहीं कहीं से भी आ सकता है। एनडी की ऐसी तैसी, वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये फोर्थ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, या फिर सिर्फ ऑर्डर का है, कुछ नहीं पता भाई। लेकिन मेन कंटेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। द फोर्थ इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। थ्रू दिस component of marketing mix, the goods and services are made available at the right place, right time, and right people. ओके, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी इंक है। हम लोग इसी की वजह से हम लोग राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट सामान पहुंचा पाते हैं राइट लोगों तक। ठीक है, विदाउट चेंजेस, विदाउट चेंजेस। ओके, ओके। द वन गुड आर मैन्युफैक्चर्ड One good are manufactured, packed, branded, priced, and promoted. These must be made available to the customer at the right place, right quantity, and right time. देखो, तुम कुछ भी कर लो, मतलब तुम अपने प्रोडक्ट की प्राइस कितनी भी रख लो, तुम अपने प्रोडक्ट को कितना भी क्रेजी तरीके से डिजाइन कर लो, अब तुम कुछ भी कर लो, उसको बहुत तगड़ी तरह से प्रमोट क्यों ना कर लो, लेकिन जब तक वो प्रोडक्ट जब तक वो प्रोडक्ट तुम्हारे कंज्यूमर तक नहीं पहुंच रहा, तब तक उसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। और उसी मतलब को पूरा करने के लिए हमारे पास ये है अपना फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल रुको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कन्विंस अबाउट द क्वालिटी एक्सेट्रा ऑफ अ प्रोडक्ट, से अ डिटर्जेंट बार, वांट टू परचेज द सेम। ओके, एक पर्सन है जिसने कन्विंस करा अबाउट द क्वालिटी एक्सेट्रा of a product, say detergent bar, want to purchase the same. Okay, ठीक है। Or she goes to the retail outlet and asks for the product. If the product is not available at the shop, he or she may purchase some other alternative brand available. अब देखो, तुम मस्त मस्त अपने सोफे पे बैठे हुए हो,
इट्स यू गाइस, ठीक है? तुम अपने सोफे पे ऐसे लेटे हुए हो, ठीक है? पैर-वैर करके, सामने तुम्हारे टीवी चल रहा था, ओके। तुमने यहाँ पे देखा एक सोप का ऐड। ऑफ कोर्स तुम लोग कपड़े-वपड़े नहीं धोते, तुम मम्मियों को परेशान करते हो, ठीक है? लेकिन देखो, तुमने देखा एक प्यारा सा सोप का ऐड है, ठीक है? जिसको यूज़ करने के बाद हमारी बॉडी से टैनिंग हट जाती है, या फिर कपड़े धोने का साबुन है, ठीक है? तो तुमने इसे देखा हो, तुम्हारे मन में आया कि मुझे ये खरीदना चाहिए, मुझे ये खरीदना चाहिए। तो तुम अपने बेड से उठे 6-7 घंटे बाद, ठीक है? तुम अपने बेड से उठे और तुम सामने वाली दुकान के पास गए और तुमने पूछा कि क्या आपके पास ये साबुन है? अगर ये अपना शॉपकीपर कहता है कि नहीं है, फिर? अब क्या होगा? अब तुम आ तो चुके हो, तुम्हें साबुन की ज़रूरत भी है, तो फिर तुम इस वाले साबुन की जगह पे तुम दूसरा कोई ब्रांड का साबुन ले लोगे। तो इस सिचुएशन में हुआ क्या? एट द एंड मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। मुझे मेरे पास साबुन चाहिए था, मुझे मेरे पास साबुन आ गया, ठीक है? लेकिन जो इंसान इस वाले साबुन को बेच रहा था, जो कि वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, उसका तो लॉस हो गया ना। जो चीज़ बिक सकती थी, वो बिकी नहीं। तो ये उसके लिए गलत बात है। उल्टा उसके कॉम्पिटिटर्स को फ़ायदा हो गया, ये और गलत बात है उसके लिए। तो फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि भाई, अगर कोई इंसान चाहता है कि उस सामान को खरीदना, तो कम से कम उसको खरीदने का मौका तो दो, उसके सामने वो प्रोडक्ट तो रखो, ये चीज़ है। आगे देखो, शी गोज़ ओके, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। दिस वे ओके, ये क्यों इतना, ठीक है, होल्ड ऑन। दिस वे श्योर सेल्स इज़ लॉस्ट, ठीक है। वही बात है कि हम लोग सेल्स नहीं कर पाएँगे बिकॉज़ गुड्स वर नॉट अवेलेबल एट द प्लेस वेयर कंज्यूमर वांटेड द परचेज़, ठीक है। राइट टाइम में राइट टाइम में राइट पीपल के सामने राइट प्रोडक्ट नहीं था। राइट प्लेस पे प्रोडक्ट नहीं था, ठीक है? इसलिए वो अवेलेबल नहीं हो पाया। ये चीज़ इग्नोर करना है, ऐसे बोल दिया था मैंने, ठीक है? Yes, it is important responsibility of the marketer to make the product physically available at the place where the customer would like them to buy, ठीक है? एक मार्केटर का काम होता है कि भाई वो इंश्योर करे कि जो वो सामान बेच रहा है, जहाँ पे वो सामान बिक सकता है ना, कम से कम वहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल हो, ताकि कोई बायर आ रहा है तो उसे वो प्रोडक्ट मिले वहाँ पे, ठीक है? वो खाली हाथ ना लौटे। The physical handling and movement of goods from place of production to the place of distribution is referred as physical distribution. The process जिसमें हम लोग अपने गुड्स को जहाँ पे वो बना था, ठीक है? जहाँ पे वो बना था, वहाँ से उठा के हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे, जहाँ से उसको लोग खरीद सकते हैं, वहाँ तक पहुँचाने के प्रोसेस को हम लोग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आई होप सो इट्स क्लियर। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। हमने इसका इंपॉर्टेंस देख ही लिया कि भले तुम प्रमोशन कर लो, तुम कुछ भी कर लो, तुम प्रोडक्ट को एकदम फैंसी बना लो, एकदम बहुत खतरनाक बना लो, लेकिन अगर प्रोडक्ट अवेलेबल है ही नहीं तो कोई कैसे खरीदेगा उससे? ओके, वही चीज़ है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन cover all the activities required to physically move good from manufacturer to customer। तो इस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। मेनली वो सभी चीज़ों को जिसकी वजह से जो भी अपना प्रोडक्ट है वो अवेलेबल हो पाता है कस्टमर के सामने। ओके, चलो देखो, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, मटेरियल हैंडलिंग, इन्वेंट्री एक्सेट्रा। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये सारी चीज़ आती हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो गया कि तुम सामान को कैसे पहुँचाने वाले हो, वेयरहाउसिंग कि तुम सामान को कैसे सोर्स नहीं, मतलब जहाँ पे तुम बेचने वाले हो उसके आसपास कैसे रखने वाले हो उस सामान को। फिर मटेरियल हैंडलिंग, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट चीज़ है, मतलब जो चीज़ टूट सकता है, बिल्कुल तुम्हारे दिल की, छोड़ो वो तो टूटा हुआ है, ठीक है? और या फिर इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री तो उसको तुम प्रॉपर्ली मैनेज करोगे कि कैसे तुम उसे अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास प्रोवाइड करोगे, मतलब वहां तक अवेलेबल करवाओगे। दीज एक्टिविटीज कंस्टिट्यूट मेजर कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये सभी चीजें अपने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ओके, आई होप सो इट्स क्लियर। एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये ये वाली चीज हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी इग्नोर करो इसे। फर्स्ट है अपना ऑर्डर प्रोसेसिंग। ये कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है? फर्स्ट है अपना ऑर्डर प्रोसेसिंग। इन अ टिपिकल बायर सेलर रिलेशनशिप, ऑर्डर प्लेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप। अगर कोई बायर है और कोई सेलर है, ठीक है,
कोई सेलर है और कोई बायर है। यहाँ पे बायर है जो कि सामान खरीदते हैं, यहाँ पे सेलर है जो कि सेल खरीदते हैं। तो इनके बीच में मेन इंटरेक्शन क्या होता है? क्या ये दोनों एक-दूसरे के पर्सनल गपशप के बारे में बात करते हैं? या क्या ये टी के बारे में बात करते हैं? नहीं। ये बात करते हैं कि तू मुझे वो सामान कितने का देगा? ओके। अ, ये रहा रोकड़ा, क्या तू माल लेके आया है? ऐसी बातें करते हैं वो लोग, ठीक है। इनके बीच में ऐसी बातें होती हैं। हम लोग प्रोडक्ट को प्लेस करते हैं। प्रोडक्ट फ्लो फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर बाय चैनल मेंबर व्हाइल ऑर्डर फ्लो इन रिवर्स डायरेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं से भी कुछ भी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, लेकिन है वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तुम्हें वो चीज़ समझना पड़ेगा क्यों इंपॉर्टेंट है वो। क्यों नहीं, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है पहले तो। कभी भी जो अपना प्रोडक्ट होता है जो अपना प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट वो कैसे फ्लो करता है? पहले वो हमारा मैन्युफैक्चरर के एक सेकंड पहले वो हमारा मैन्युफैक्चरर के पास होता है, ठीक है? उसके बाद फिर वो होलसेलर के पास जाता है, फिर वो रिटेलर के पास जाता है, ठीक है? और अल्टीमेटली वो कंज्यूमर के पास जाता है। मतलब मेनली प्रोडक्ट ऐसे शिफ्ट करता है, इस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है ना? इस डायरेक्शन में कंज्यूमर को भी मैं वहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, रुको। ये कंज्यूमर है, मैं इसे यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है? शी, शी, शी। मैं यूज़ करना सीख रहा हूँ, ठीक है? ऐसे। अब देखो, आरसी नहीं है, आरएनसी है, रिटेलर एंड कंज्यूमर, ठीक है? ये चीज़ है। तो प्रोडक्ट इस वे में मूव करता है, लेकिन ऑर्डर कैसे मूव करता है? व्हाट इज़ ऑर्डर? हम लोग अगर किसी चीज़ का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, मुझे ये चीज़ खरीदना है, मतलब ऑर्डर हम लोग प्लेस कर रहे हैं, तो वो कैसे फ्लो करता है? पहले कंज्यूमर रिटेलर को बताता है, रिटेलर के पास वो सामान है तो वो उसे बेच देता है, लेकिन अगर नहीं है तो रिटेलर होलसेलर को बताता है, होलसेलर के पास है तो वो प्रोडक्ट रिटेलर को भेज देता है और रिटेलर कंज्यूमर को भेज देता है। लेकिन अगर होलसेलर के पास भी नहीं है, ठीक है, तो फिर होलसेलर अब मैन्युफैक्चरर को बताता है कि मेरे पास सामान नहीं है। तो इस सिचुएशन में मैन्युफैक्चरर पहले होलसेलर को देता है, फिर होलसेलर रिटेलर को देता है, फिर जाके ऐसे मूवमेंट होता है। लेकिन हमें मेन फोकस किस पे करना है? ऑर्डर पे। ऑर्डर कैसे फ्लो कर रहा है? लेफ्टवर्ड, मतलब रिवर्स ऑर्डर में। ओके, कंज्यूमर से मैन्युफैक्चरर की तरफ जा रहा है, ये चीज़ है यहाँ पे। तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, प्रोडक्ट फ्लो फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर वाया चैनल मेंबर। चैनल मेंबर कौन से? ये देखो यहाँ पे प्रोड्यूसर है, होलसेलर है, रिटेलर है, कंज्यूमर है। तो ये चैनल है अपना, ठीक है? ये है अपना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये है। ओके, इस पे भी आते हैं ऊपर जो लिखा हुआ है, ओके। पहले यहाँ पे देखो, रिवर्स ऑर्डर और चैनल वाला तुम समझ चुके होगे, तुम्हें याद रखना पड़ेगा ऑर्डर किस में फ्लो करता है, रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है? ये याद रखना। फिर आगे देखो, ओके, ठीक है। अ गुड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड प्रोवाइड फॉर एन एक्यूरेट एंड स्पीडी प्रोसेस ऑफ ऑर्डर। अगर हम एक प्रॉपर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? हमें स्पीडी प्रोसेसिंग करना चाहिए ऑर्डर्स का। अगर हमारे पास ऑर्डर आ रहा है तो हमें जल्दी उस ऑर्डर को दोबारा कस्टमर तक भेज देना चाहिए। ऑर्डर को नहीं, मतलब प्रोडक्ट को भेज देना चाहिए जो हम बेच रहे हैं, ठीक है? In absence of which goods would reach to the customer late or wrong quantity or specification. This would result in customer dissatisfaction with the danger of loss of business and goodwill. अब मान लो कि तुम सामान को सही टाइम पे नहीं पहुंचा पाए, एक तो तुम्हारा कस्टमर लूज हुआ। अब मान लो कि तुम बहुत लेट पहुंचा रहे हो और उसमें भी तुमने कुछ गलती कर दी, तो कस्टमर तुमसे बहुत गुस्सा होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा लॉस हो जाए गुडविल का। अब गुडविल का कैसे लॉस होगा? मान लो कि मेरे साथ मैं कंज्यूमर हूँ, ठीक है? मैं बायर हूँ और तुमने मुझे सामान बहुत ही लेट में प्रोवाइड करा, बहुत लेट प्रोवाइड करा। तो फिर मैं अपने दोस्तों को यही बताऊँगा ना कि तुम इस कंपनी से सामान मत खरीदो। ये एक तो पहले सामान को बहुत लेट प्रोवाइड करते हैं, प्लस में वो गलत प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये चीज़ है। ये वाला पॉइंट है यहाँ पे। और ऊपर यहाँ पे देखो, चैनल ऑफ क्या कहते हैं? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? उसमें क्या होता है? अगर हम बात करते हैं ज़ीरो लेवल चैनल की, ज़ीरो लेवल चैनल तुम्हें यहाँ पे चेक करना है कितने इंटरमीडिएरीज़ हैं, ठीक है? मतलब कितने बीच में ब्रोकर्स बैठे हुए हैं, इन शॉर्ट, ठीक है? यहाँ पे ज़ीरो बैठा हुआ है, पहले प्रोड्यूसर है और वो प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर रहा है, ठीक है? जैसे मैं हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ नोट्स का और मैं तुम्हें डायरेक्टली सेल कर रहा हूँ। तो वो हो गया अपना ज़ीरो लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल।
फिर अपना फर्स्ट वन लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जहाँ पे प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है वो पहले रिटेलर को बेचते हैं, उसके बाद फिर रिटेलर कंज्यूमर को बेचते हैं, ठीक है। अगर वन चैनल है तो वहाँ पे कौन आएगा, रिटेलर आएगा। अगर सेकंड लेवल पे आ गया तो रिटेलर तो है ही, साथ ही साथ होलसेलर आ जाएगा। अगर थर्ड लेवल की बात करें तो वहाँ पे रिटेलर तो है ही, होलसेलर भी है, लेकिन साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट आ जाएगा। ये चीज़ तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि कौन से लेवल में कौन कौन आता है, ठीक है। रिटेलर तो अपना फिक्स है, उसके बाद फिर होलसेलर फिक्स है, उसके बाद फिर डिलीवरी एजेंट आते हैं। ओके, तो गाइस मैं अभी यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है। तो मुझे तुम इतने सारे नोट्स के ऑर्डर प्लेस कर दो कि मुझे फर्स्ट या सेकंड लेवल पे जाना पड़े। ऐसे ही मजाक करता रहता हूँ, ठीक है, लेकिन वो नोट्स हेल्पफुल है, आई से, ठीक है। तुम्हें उसकी कीमत बाद में समझ आएगी, बट चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने उसे 49 का खरीदा था ना, वो सही में मजे कर रहे हैं उस चीज से। यस, पहले उसको मैं बहुत डिस्काउंट पे बेच रहा था, बट अभी भी डिस्काउंट पे ही है, यू कैन चेक, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इज द मीन ऑफ कैरिंग गुड्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू पॉइंट ऑफ सेल। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मेन काम क्या होता है, वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द प्लेस जहाँ पे वो बना था टू द प्लेस जहाँ पे उसे पहुंचना है, जहाँ पे वो बिकने वाला है, ठीक है। कैसे स्मगलिंग या फिर छोड़ो यार, छोड़ो। इट इज वन ऑफ द मेजर एलिमेंट इन द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। It is important because unless the goods are physically made available, the sale cannot be completed. Of course सी बात है, जब तक तुम देखोगे नहीं कि सामने वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, या फिर जब तक हमारे पास वाले जनरल स्टोर पे वो सामान अवेलेबल नहीं होता, तो हम खरीदेंगे कैसे। ओके, यही पॉइंट है यहाँ पे। अब थर्ड पॉइंट को देखो, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग रेफर टू द एक्ट ऑफ स्टोरिंग एंड असॉर्टिंग प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट टाइम यूटिलिटी। ओके, ये टाइम यूटिलिटी बनाते हैं कि अगर मान लो कि ये सीज़न नहीं है सामान के बिकने का, मान लो वुलन क्लोथ्स है, ठीक है, जो कि ठंड के मौसम में बिकते हैं, ओके, और अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इस सिचुएशन में हम इस पूरे वुलन क्लोथ को एक वेयर हाउस के अंदर सेट कर देंगे, वहाँ पे रख देंगे, ताकि जब भी सीज़न चेंज हो और ठंड का मौसम आए तो हम लोग यहाँ से निकाल के दोबारा मार्केट में लेके आ जाएँ, ठीक है, और वहाँ पे बेच पाएँ। आई होप सो इट्स क्लियर, ओके। लोगों को एक मिसकंसेप्शन होता है कि वेयर हाउस है तो वो प्लेस है, तो प्लेस यूटिलिटी फुलफिल करता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो प्लेस यूटिलिटी फुलफिल करता है, क्योंकि वो सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रखता है। लेकिन वेयर हाउस टाइम यूटिलिटी को प्रेफर करता है, मतलब सेट करता है, क्योंकि भाई आज टाइम नहीं है बिकने का सामान की, तो वो सही टाइम के आने का सही टाइम तक सही टाइम आने तक वो गुड्स को संभाल के रखता है, ठीक है। आई होप सो इट्स क्लियर। The basic purpose of warehousing activities is to arrange placement of goods and provide facility to store them. Okay. The need for warehousing arises because there may be difference between the time of product is produced and the time when requirement of for consumption. वही बात है कि मान लो कि हमने गर्मी के मौसम में वुलन क्लोथ्स को बना दिया, लेकिन हमें उसे बेचना है ठंड के मौसम में। तो ये जो पीरियड ऑफ 4-5 महीने हैं, हमें अपने प्रोडक्ट को कहीं पे तो रखना पड़ेगा ना। उस टाइम पीरियड में हम लोग अपने सामान को वेयर हाउस के अंदर रखते हैं। ओके, ये चीज़ है। जनरली द एफिशिएंसी ऑफ अ फर्म इज in servicing its customer will depend on where these warehouses are located and where are these to be delivered. Very important. Now understand क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। एक फर्म की एफिशिएंसी, एक फर्म कितने कम कॉस्ट में अपने काम को कर पाता है, ठीक है, एफिशिएंसी, यू नो द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ठीक है। तो एफिशिएंसी कितना है एक बिजनेस का, हम लोग इस बात से डिटरमाइन कर सकते हैं कि आखिर उसका वेयर हाउस कहाँ पे है। क्या वो देखो, मान लो कि यहाँ पे सामान बना हुआ था, ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये फैक्ट्री है, यहाँ पे चिमनी लगी हुई है, ठीक है, यहाँ से धुआं आ रहा है, ठीक है, ये अपना फैक्ट्री है। यहाँ पे हमारा मार्केट है जहाँ पे हम लोग सामान को बेचते हैं, ये अपना मार्केट है जहाँ पे कंज्यूमर्स आते हैं और खरीदते हैं, ओके। क्या हमारा वेयर हाउस क्या हमारा वेयर हाउस जो है वो कहाँ पे है, क्या वो इस मार्केट के बहुत पास है, क्या वो इस मार्केट से बहुत दूर है। अगर वो पास है तो हमें यहाँ से सामान लेके जाने में बहुत कम टाइम लगेगा, है ना।
बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत कम पैसे लगेंगे। तो ये सिचुएशन हमारे लिए एफिशिएंट होता है। हमारा फर्म एफिशिएंटली वेयरहाउस को मैनेज कर रहा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज कर रहा है कि भाई सही टाइम पे सही जगह पे टाइमली सामान पहुँच पाएगा। मतलब कम कॉस्ट पे, ठीक है? कम कॉस्ट पे सही जगह पे सही टाइम पे सामान पहुँच पाएगा। लेकिन अगर मान लो कि हमने वेयरहाउस को बहुत दूर खोल रखा है मार्केट से, ठीक है? हमें इसका कुछ भी रेफरेंस नहीं लेना। मार्केट से हमने बहुत दूर खोल रखा है अपने वेयरहाउस को। तो इसमें क्या होगा? एक तो पहले तो तुम्हें बहुत टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में, फिर बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, ठीक है? और ये ज़्यादा फ़ीज़िबल नहीं होता। इसको हम लोग प्रेफ़र नहीं करते। हमें चाहिए कि जहाँ पे हम लोग सेल कर रहे हैं, हम लोग अपने सामान को बेच रहे हैं, वहीं कहीं पे वेयरहाउस हो। ओके, ये चीज़ है। जनरली प्लीज़ इस बात को भी इग्नोर करना, जो भी रेशियोज़ वाली चीज़ है ना, तो इग्नोर कर लेना। प्रोपोर्शनल वाली चीज़ें इग्नोर कर लेना, ठीक है? Generally, large number of warehouses a large has or firm has. Okay, generally larger the number of warehouse a firm has, lesser would be the time taken in serving the customer at different location, but greater would be the cost of warehousing and vice versa. What is this? What is this? ठीक है, अब मान लो एक फॉर्म है। मैं फॉर्म को पता नहीं क्यों इंसान की तरह बनाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखो, एक फॉर्म है, एक फॉर्म है अपना, ठीक है? हमारे पास दो सिचुएशन हो सकते हैं। या तो इस फर्म के पास बहुत ही एक्सट्रीम बहुत ही ज़्यादा लेवल पे वेयरहाउसेस हैं, बहुत ज़्यादा। मान लो कि इसके पास 30 हैं या फिर 100 हैं। 100 इसके पास वेयरहाउसेस हैं। वहीं पे एक दूसरा सिनेरियो इमेजिन करो, ये केस 1 है और ये केस 2 है, ठीक है? जब इस कंपनी के पास सिर्फ 5 वेयरहाउस हैं, ओके, बहुत कम है, ठीक है? तो इस सिचुएशन में क्या होगा? जब बंदे के पास इतने सारे वेयरहाउस है, तो वो कहीं पे भी खोल सकता है ना इन वेयरहाउसेस को। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि वो इन सभी को कहीं न कहीं मार्केट के पास ही खोलेगा। बहुत सारे वेयरहाउसेस को वो मार्केट के पास खोलेगा ताकि वो टाइम पे सामान को पहुँचा पाए वहाँ पे, ओके। लेकिन क्योंकि इसके पास ज़्यादा वेयरहाउसेस हैं, तो इन वेयरहाउसेस को मेंटेन करने का खर्चा उसे देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे तुम्हारा कॉस्ट ज़्यादा होगा, लेकिन एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी, है ना? एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी। एफिशिएंसी ये भी ज़्यादा होगा। लेकिन वहीं पे देखो, सेकंड केस में देखो, अगर इसके पास कम वेयरहाउसेस होते हैं, हो सकता है कि ये सारे वेयरहाउसेस मार्केट से थोड़ा बहुत दूर होता है, या फिर सारे मार्केट को हम लोग कैप्चर नहीं कर पाते। मान लो कि एक वेयरहाउस मान लो यहाँ पे बना दिया, दूसरा यहाँ पे बना दिया, तीसरा यहाँ पे बना दिया, और चौथे पांचवे बहुत दूर बना दिया। चलो मान लो कि इस वाले के लिए ये वाला वेयरहाउस है, इस वाले के लिए चलो मान लो ये दोनों वेयरहाउस है, लेकिन थर्ड वाले के लिए क्या है? थर्ड वाले के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं है ना। तो सामान जो भी होगा वो या तो यहाँ से जाएगा, या तो यहाँ से जाएगा, या फिर बाकी कहीं से जाएगा। तो ये टाइम भी ज़्यादा टेक करेगा और एफिशिएंसी हम मेंटेन नहीं कर पाएँगे। तो सेकंड केस में क्या होगा कि एफिशिएंसी डाउन होगी, एफिशिएंसी कम होगा, और लेकिन साथ ही साथ अपना कॉस्ट भी कम होगा। मतलब खर्च भी कम आएगा क्योंकि हमारे पास वो कम है, नंबर ऑफ वेयरहाउस। तो इन सभी को देख के, ठीक है, तुम कंक्लूड क्या कर सकते हो? ठीक है? नंबर ऑफ वेयरहाउस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके, मैथ्स आ गया फिर से, टू क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, ठीक है? एफिशिएंसी। ऑल्सो ये सेम चीज़ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? एक सेकंड, कॉपी करके फिर मैं इसे ठीक है, यहाँ पे देखो। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है? नंबर ऑफ वेयरहाउस, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है? वेयरहाउस है। अब दूसरा केस है कि नंबर ऑफ वेयरहाउस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा वेयरहाउस है तो तुम्हें ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे समझ सकते हो कि दोनों में तुम्हारा डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ओके। तो जो मैथ्स वाले बैकग्राउंड से हैं उनके लिए ये ईज़ी होगा, ठीक है, समझना, या फिर साइंस वाले बैकग्राउंड, साइंस वाले क्यों देखेंगे इस वीडियो को? मैं नशे करके वीडियो बना रहा हूँ क्या? चलो देखो, आई होप सो इतना तुम्हें क्लियर है, ओके? आई होप सो तुम्हें इतना क्लियर है। एक बार मैं इन सब चीज़ों को इरेज़ कर लेता हूँ, ठीक है? रुक जाओ। गाइस थोड़ा बहुत कमेंट कर सकते हो क्या ये वीडियोस हेल्पफुल हैं, या फिर मैं ऐसे ही बस बनाए जा रहा हूँ?
मुझे सच में अभी नहीं पता कि कितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे या फिर क्योंकि राइट नाउ जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 137 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे गिन के। मुझे नहीं पता इस वीडियो के बाद कितने होंगे। मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, चलो ठीक है, 500 हो जाए। आई विल बी हैप्पी, ठीक है? बट देखते हैं, लोगों तक ये वीडियो पहुँच भी पाएगी या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। बस मैं बनाए जा रहा हूँ इसको। बट मुझे एक बंदे का मैं ये पब्लिकली नहीं बताना चाहता था, बट ठीक है, इस वीडियो में थोड़ा-सा बताता हूँ। मुझे मैं एक थोड़े दिन पहले ही एक बंदे से मैं बात कर रहा था। उसका मुझे व्हाट्सएप में मैसेज आया था। सबसे पहले तो उसने मुझसे बीएससी के नोट्स परचेज़ करे थे। उसके बाद फिर व्हाट्सएप पे हम लोगों ने थोड़ी बहुत बात करी थी, ठीक है? तो उस केस में उस बंदे ने मुझसे ये चीज़ कहा था कि या तो वो बंदा मेरी वीडियोज़ देखेगा, ठीक है? या तो वो नहीं मतलब पढ़ रहा। तो ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी थी, ठीक है? मुझे बस चाहिए कि वो बंदा जो जिसने ये वीडियो मतलब वो बात कही थी, वो बंदा इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है? कम से कम उसका भला हो जाए। वरना मेरा भी एग्ज़ाम है, मेरे भी बहुत हाई लेवल के एग्ज़ाम्स आईपी मैट हो गया और सीयूटी में मैं दोबारा दे रहा हूँ। तुम्हारी तरह ही स्टूडेंट हूँ, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट आगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आई नो। बट मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो उन तक तो कम से कम पहुँच जाए जिनको इसकी नीड है, ओके? जो पे नहीं कर सकते ना ज़्यादा किसी कोर्स को खरीदने के या फिर कोई बेसिक ना ज़्यादा डिटेल से पढ़ाता ही नहीं है, ओके? सारे बच्चे खुद से पढ़ते रहते हैं, जो भी टॉपर्स को देखोगे तुम, ठीक है? वो ऐसे ही हैं, मतलब ऐसे ही पढ़ते रहते हैं। आगे देखो, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं भूल गया कहाँ पे था। चलो गाइस फिर से आते हैं अपने टॉपिक। तुम्हारा ये जो भाई है ना जो तुम्हें पढ़ा रहा है, वो बहुत बड़ा गज़नी है, हर चीज़ भूल जाता है। नाउ core प्रोडक्ट रिक्वायर लॉन्ग टर्म शॉर्ट, ठीक है? अच्छा देखो यहाँ पे, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। वेयरहाउसेस का जो भी रिलेशन है कॉस्ट और उस सब के साथ। इस चीज़ को मैं इसलिए हुँ, हुँ। अच्छा देखो, इस चीज़ को खत्म करो तुम। इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत देना अभी। वे अगर तुमने एनसीईआरटी परचेज़ कर रखा है तो इस पॉइंट के ऊपर ध्यान मत देना, ओके? आगे देखो। Does the firms has strike a balance between the cost of warehousing and level of customer services? स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन तो हमारे कंपनी जो भी फॉर्म है उसे बैलेंस बनाना पड़ता है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेयर हाउसेस होंगे और हम लोग कितने कस्टमर्स को सर्व कर पाएंगे, कितने मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है? उस हिसाब से हमें वेयर हाउसेस बनाने पड़ते हैं, नंबर ऑफ वेयर हाउसेस, ओके? फिर आगे देखो। द प्रोडक्ट रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म शॉर्टेज सच एज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, द वेयर हाउसेस आर लोकेटेड नियर प्रोडक्शन साइट। अब यहाँ पे दो केसेस हैं, ठीक है? एक बार पढ़ लो उसके बाद फिर मैं दो केसेस समझाता हूँ। This help in minimizing the charge on transportation of goods. Okay. On the other hand, the products which are bulky and hard to ship, machinery, automobiles, as well as perishable goods, are kept at different location near the market. Okay. So ये देखो, जहाँ पे दो प्रोडक्ट का केस आता है, दो प्रोडक्ट का केस आता है, ठीक है? पहला अपना एग्रीकल्चरल, जो मतलब हम लोग फार्म पे उगाते हैं, एग्रीकल्चरल केस हो गया। एक पहला अपना केस ये है, एग्रीकल्चरल, और दूसरा केस है अपना उन गुड्स का जो कि पेरिशेबल है, मतलब बल्कि है, हार्ड टू शिप है, और या फिर पेरिशेबल है, मतलब खत्म हो जाते हैं जल्दी से, खराब हो जाते हैं। हार्ड टू शिप या फिर पेरिशेबल, ठीक है? पेरिशेबल। तो एग्रीकल्चरल वाले में केस क्या होता है ना, हम कोशिश करते हैं कि अपना जो वेयर हाउस है ना वो अपने प्रोडक्शन साइट के पास ही हो, क्योंकि उसके अंदर हमें सालों साल तक कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को रखना ही पड़ता है, मतलब प्रोडक्ट हमें सप्लाई करते रहना पड़ता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ये हमारे प्रोडक्शन साइट के पास हो, ठीक है? प्रोडक्शन साइट के पास हो। लेकिन इन केस ऑफ बल्कि या फिर ये सब, तो हम कोशिश करते हैं कि ये मार्केट के पास हो, या हमारे इसका वेयरहाउस हमारे मार्केट के पास अवेलेबल हो। तो तुम्हें ये चीज़ याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के केस में लोग ट्राई क्या करते हैं कि हमारा वेयरहाउस कहाँ पे लोकेटेड हो, क्या वो मार्केट के पास हो या फिर प्रोडक्शन साइट के पास हो। तो वहां पे तुम मार्क करके आओगे प्रोडक्शन साइट पे, और बल्कि वाले केस में क्या करोगे, मार्केट वाले साइट पे। ओके, ये चीज़ है। सो अब देखो, देखो
अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, तो तुम्हारे मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न आ रखी होंगी कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ और ही बोला था। अभी अब मैं स्पेसिफ़िक क्यों हो रहा हूँ, ठीक है? मैंने ऊपर इन जनरल सारा ज्ञान दिया था कि वेयरहाउसेस हमें कहाँ पे रखना चाहिए, जिसकी वज़ह से एफिशिएंसी मेंटेन होती, कॉस्ट वो सब जनरल ज्ञान था, ठीक है? लेकिन स्पेसिफिक एक्सेप्शंस तुम सुनते हो ना, एक्सेप्शंस के बारे में या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जिनको हमें पढ़ना पड़ता है। तो ये एक्सेप्शन है एग्रीकल्चर वाला कि हमें इसे प्रोडक्शन साइट के पास रखना पड़ता है और बल्कि वाले को हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं कि इसे हमें याद रखना है। ओके, इस वे में तुम समझ सकते हो इसे। ओके, आई होप सो ये मार्क कर लेना बुक में, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग 4th कंपोनेंट पे, नहीं 2nd कंपोनेंट पे। नहीं वेयरहाउस 3rd हो गया था हमने। अब हम आते हैं 4th कंपोनेंट पे, ठीक है? इन्वेंटरी कंट्रोल, वेरी नेग्लिजिबल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें समझना पड़ेगा इसकी इंपॉर्टेंस को। ओके, फर्स्ट पॉइंट है लिंक टू द वेयरहाउसिंग डिसीजन आर द इन्वेंटरी डिसीजन linked to the warehousing decisions are the inventory decisions which hold key to the success of many manufacturers, especially those where the per unit cost is high. ओके, इसको मैंने मार्क कर रखा है, कुछ रीजन होगा। पहले इस पूरे टॉपिक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा क्या रीजन था। आप एक सेकंड, गाइस गाइस गाइस, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, गाइस ये देखो, linked with warehousing decision are the inventory decision which hold key to the success of many मैंने ठीक है हमने पढ़ लिया था। A very important decision in respect of inventory is deciding the level of inventory। इन्वेंटरी कंट्रोल में हम लोग डिसाइड करते हैं कि आखिर हमें इन्वेंटरी बनानी कितने लेवल की है। क्या हमें ज़्यादा इन्वेंटरी रखनी है या फिर कम रखनी है, ठीक है? ये सिचुएशन होता है। हायर द लेवल ऑफ इन्वेंटरी, हायर विल बी द लेवल ऑफ सर्विसेज टू कस्टमर, बट द कॉस्ट ऑफ कैरिंग द इन्वेंटरी विल ऑल्सो बी हाई, ठीक है? अब देखो, एक चीज़ यहाँ पे भी रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश करता है तुम्हारे लिए कि जो इन्वेंटरी होता है, इन्वेंटरी डायरेक्टली रिलेट करता है किससे? कस्टमर सैटिस्फैक्शन से। वो कैसे? पहले वो अवेलेबिलिटी से कह सकते हैं अवेलेबिलिटी से वो रिलेट करता है। अवेलेबिलिटी, ठीक है, अवेलेबिलिटी से रिलेट करता है। ओके, फिर सेम चीज़, ये सेम चीज़ प्रोपोर्शनल होता है किससे? कस्टमर सैटिस्फैक्शन से। क्योंकि अगर वो अवेलेबल है और कंज्यूमर उसको खरीद पा रहे हैं, उसको यूज़ कर पा रहे हैं, तो उसको सैटिस्फैक्शन मिलेगा। क्योंकि वो प्रोडक्ट ही हमने इसलिए बनाया ताकि वो कस्टमर्स को सैटिस्फाई कर सके, ठीक है? उसके बाद फिर हम आते हैं 3rd पॉइंट पे। 3rd पॉइंट पे हमने क्या देखा? ओके, 3rd पॉइंट है कि एक और चीज़ है, अगर हम लोग इन्वेंटरी हाई रखते हैं, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉस्ट से। मतलब अगर हम लोग इन्वेंटरी हाई नहीं, प्रो डायरेक्टली होता है, ठीक है? डायरेक्टली डायरेक्टली आई एम सॉरी, ठीक है? डायरेक्टली होता है कॉस्ट से। अगर तुम ज़्यादा इन्वेंटरी रखते हो तो उसके लिए ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ता है। तो यही चीज़ है इसमें। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ओके? तो इसी से गाइस मुझे साँस लेने दो प्लीज़। पहली बात तुम्हें समझ में आ रहा होगा शायद, आई होप सो तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है एंड कुछ भी डाउट होता है ना तो तुम पूछ सकते हो, ओके? कोई भी ऐसे डरने वाली बात नहीं है, मैं भी तुम्हारी एज का हूँ, ठीक है? Higher the level of inventory, higher will be the level of services to customer, but the cost of carrying out the inventory will also be high because the lot of capital would be tied up in the stock। क्योंकि अगर हम लोग इन्वेंटरी बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। दस अब बैलेंस इज टू बी मेंटेन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉस्ट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसलिए हमें मेंटेन करना पड़ता है कि हम लोग इन्वेंटरी उसी हिसाब से रखें जिस हिसाब से हमारे पास कस्टमर है। अगर हमारे पास कस्टमर ही कम है तो हम ज़्यादा इन्वेंटरी रख के क्या करेंगे? वो अननेसेसरी हमारे कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। वहीं पे अगर हमारे पास ज़्यादा कस्टमर्स हैं, ठीक है? तो उस केस में हमें इन्वेंटरी को भी ज़्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि अगर इन्वेंटरी कम हुआ तो कहीं न कहीं अपना सप्लाई शॉर्ट हो जाएगा। हम लोग सप्लाई नहीं कर पाएँगे और अल्टीमेटली हमारा हमारा रिवेन्यू मैक्सिमाइज़ नहीं हो पाएगा। हम लोग प्रॉफ़िट नहीं कमा पाएँगे ज़्यादा। ये चीज़ था। अब यहाँ पे एक पॉइंट को मैंने हाइलाइट कर रखा था, इसको तुम भी हाइलाइट कर लेना, ठीक है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है? वेट, लोड होने दो गाइस, एक सेकंड।
आई गेस बहुत टाइम ले रहा है, रुक जाओ। हो गया, ओके। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, इन्वेंटरी डिसीजन की जगह पे वो डैश दे देगा, ठीक है? डैश व्हिच होल्ड नहीं, इन्वेंटरी व्हिच होल्ड की टू सक्सेस फॉर मैनी मैन्युफैक्चरर स्पेशली विथ वेयर द पर यूनिट कॉस्ट इज हाई, ठीक है? तो तुम्हें एक ऐसे क्वेश्चन दे सकती है, यहाँ तक लिखते हैं, ठीक है? वेयर द पर यूनिट कॉस्ट इज उसके बाद फिर 4 ऑप्शन देती है, हाई, मीडियम, लो या फिर नन ऑफ दिस, ऐसा कुछ करके, ठीक है? तो तुम वहाँ पे हाई को सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। वहाँ पे हाई की जगह पे लो दे दिया गया, लो लिख देगा, ठीक है? तो यहाँ पे फिर ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि डैश डिसीजन होल्ड की रो होल्ड की टू सक्सेस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चरर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हमें इस पॉइंट को पर्टिकुलरली याद रखना चाहिए, ठीक है? सो देखो, इस पूरे टॉपिक में हमारे लिए क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये रिलेशनशिप वाली चीज़ है जो कि मैंने तुम्हें बताया था। अ, इन्वेंटरी का किस चीज़ से कैसा रिलेशन होता है, या फिर नंबर ऑफ वेयरहाउसेस का कैसा रिलेशनशिप होता है, तो वो चीज़ तुम्हें याद रखना पड़ेगा। फिर ये एग्ज़ाम्पल है एग्रीकल्चरल वाला और ये बल्की और पेरिशेबल गुड्स का, तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर तुम्हें यहाँ पे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को याद रखना पड़ेगा। मेनली किसी को 4th लेवल के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता कि वहाँ पे एजेंट भी आ जाते हैं, तो वो चीज़ तुम्हें याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे लोड नहीं हुआ, ठीक है? वेट, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे तुम्हें डिलीवरी एजेंट्स के बारे में याद रखना पड़ेगा, ओके? बाकी एक बार खुद से रीड करना है एनसीईआरटी को, एंड कुछ भी डाउट होता है तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर क्योंकि मैं अभी-अभी पढ़ रहा हूँगा। चलो, इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रमोशन को, और वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है, ओके? सो हम लोग बहुत आगे तक आ चुके हैं, एंड गाइस यू आर अमेजिंग। मज़ाक से कि यू आर अमेजिंग। मेरा तो काम है बनाने का, लेकिन बैठ के देखना, वो भी बीएससी जैसे सब्जेक्ट को जिसको सब लोग ऐसे कहते हैं, अरे हो ही जाएगा। इट्स रियली डिफिकल्ट, ठीक है? मैं मानता हूँ इसे, बट इफ यू आर वाचिंग दिस, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है? सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर तुम्हें चाहिए बहुत सारे नोट्स, ओके? मैं ये सेक्शन थोड़ा सा प्रमोशन की तरह हो सकता है, बट तुम इसे सुन के जाना, ठीक है? मैं बताना चाहता हूँ कि मैं प्रोवाइड क्या कर रहा हूँ तुम्हें। सो जैसे यहाँ पे देखो, आखिर मैं प्रोवाइड क्या कर रहा हूँ, ठीक है? तो अगर तुम यहाँ पे देखते हो कि मैं ऐसे मार्क नहीं कर सकता अभी। सो जैसे यहाँ पे देखो, ओके? तो मैं प्रोवाइड क्या कर रहा हूँ? सबसे पहले मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ अंडरलाइन एनसीईआरटी जो जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? एक तो मैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर एनसीईआरटी, ठीक है? मेरी एनसीईआरटी, और ये अंडरलाइन वाली वो है जो कि नेट पे अवेलेबल होता है। उसमें मैं प्रॉपर्ली मार्क करके तुम्हें प्रोवाइड कर दूँगा वो चीज़। फिर मेरी मॉक लर्निंग, मतलब मैंने मॉक टेस्ट बहुत सारे दे रखे थे, और उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड थे, तो उसको भी तुम एक्सेस कर सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है मॉक देने का। फिर एक चीज़ एक और मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऑल सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस। ये तुम्हारा अकाउंट्स का है, ओके? ये अकाउंट्स का है। जितने भी सीक्वेंस होते हैं या वो वाले क्वेश्चंस मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ, और एक डेफिनेशन वाला कि जितने भी एनसीईआरटी के अंदर डेफिनेशंस हैं, एक तो ब्लू बॉक्स वाले, और जो भी इन बिटवीन टेक्स्ट होते हैं ना, डेफिनेशन, उसको भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है, डेफिनेशन और उसको किसने दिया था। ये क्वेश्चंस आते हैं, ओके? फिर साइंटिस्ट के बायोग्राफी के बारे में भी बता रखा है, जितने भी साइंटिस्ट हमारे बीएसटी में हैं। उसके बाद फिर सेक्शन पीडीएफ, अकाउंटेंसी में तुम्हें हेल्प करेगा ये चीज़, कि फर्स्ट बुक में कौन-कौन से सेक्शन दे रखे हैं, जैसे सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, आखिर उसमें क्या लिखा हुआ है, फिर कंपनीज़ बुक में, फिर थर्ड बुक में कौन-कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है? फिर अगेन इसमें भी मैं अपने मॉक की लर्निंग प्रोवाइड करने वाला हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम उससे रेफ़र कर सकते हो। फिर थर्ड पॉइंट अपना ऑल एनसीईआरटी बेस्ड सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन, जो भी सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं वो भी प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? प्रोवाइड कर दिया मैंने वैसे। और साथ ही साथ एक कस्टमाइज़ेबल कैलेंडर जिसमें तुम्हारा ड्रीम कॉलेज बना होगा। ओके, यहाँ पे तुम्हारा ड्रीम कॉलेज होगा, यहाँ पे डेट्स होंगी जिसको तुम कट कर सकते हो, और साथ ही साथ मोटिवेशन ले सकते हो। कट कि तुम्हारे पास कम टाइम बचा हुआ है और तुम्हें इस ड्रीम कॉलेज में जाना है, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ओके? एट वेरी रीज़नेबल प्राइस। एक बार बस फॉर्म चेक कर लेना, ओके? सो इस वीडियो में इतना ही था। पहली बार मैंने खुद को ऐसे एंड में प्रमोट करा, बट ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखो, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सायोनारा। सायोनारा मतलब बाय बाय, ओके?